6 अगस्त को अभिनय सर के मार्गदर्शन पे ये मुहिम है और उन्होंने अपील की है कि 150 लोग ही बैठेंगे और शायद उनको परमिशन मिल गई होगी 150 लोगों की, वो कोशिश में है। और उसमें करिए वो ये रहे, उन्होंने जो अपील की है कि भाई 150 लोग बैठेंगे, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आए, पक्ष और विपक्ष दोनों के आए, बड़े बड़े शिक्षाविद आए, बड़े बड़े टीचर्स पहुँचे, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो IAS IPS हैं, जो रिटायर्ड हैं और वो बच्चों की आवाज़ उठाते हैं, देश की मेन मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं, तो वो सब लोग आए। सर इसी परिस्थितियों से आप भी शुरुआत जब आपकी हुई तो थोड़ा अपने बारे में सर, शुरुआत से जैसे यही स्टूडेंट एस्पिरेंट आप भी रहे हैं, कैसा क्या रहा सर? देखिए, हम भी इसी गरीबी से निकले हैं, लेकिन मेरे माँ बाप इतने सक्षम ज़रूर थे कि उन्होंने मुझे ना सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया था। मैं इतना खुशनसीब ज़रूर था कि मेरे माँ बाप इतने समझदार थे कि उन्होंने हमारी पढ़ाई जो सरकारी स्कूल में कराई, उसको कभी रोका नहीं कि आप कोई काम धंधा करना शुरू करो, नहीं। पढ़ने के लिए हमेशा कहते थे। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, सरकारी कॉलेज से पढ़ाई की, लेकिन ये सौभाग्य मिल गया कि पढ़ने का मौका मिला। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे देखता हूँ। मैंने एक रील बनाई मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, उस पे करीबन 60 मिलियन व्यू हैं उस एक रील पे। उसमें मैंने दिखाया कि एक भट्टे पे बच्चा है 8 साल का, 9 साल का, और वो ईंटें ढोने लग रहा है। कम से कम हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे माँ बाप ने रोटी ठीक से टाइम पे दे दी और पढ़ने के लिए, सोचने के लिए वो परिस्थितियाँ दे दी। उसमें तो मज़ा आया हमें। तो मेरा स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है एसएससी का भी प्रोटेस्ट हुआ 31 जुलाई को और पूरे भारत में इसकी आवाज़ गई। आवाज़ इसलिए थी क्योंकि ऐसा लग रहा था एसएससी का जो एग्ज़ाम हो वो अनफेयर तरीके से करवाया जा रहा है। छात्रों की भी यही बात थी, सारे के सारे टीचर्स भी इसमें एकत्रित हुए और उन्होंने इसके प्रति आवाज़ उठाई। लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से सारे टीचर इकट्ठे हुए और वहाँ पर गए अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया, लाठीचार्ज हुई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। हमारे साथ हैं जाने माने टीचर, आप जानते होंगे, पूरा भारत जानता है इनको, राकेश यादव सर। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। रोज़गार के बारे में भी बात करेंगे, रेलवे का भी रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे, सारे एग्जाम्स की बात करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ ये है कि आपका चैनल का नाम बहुत प्यारा है, स्टूडेंट प्रेप। जी ये सोचा कैसे था? सर, मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ। नाइस। तो इसी के बीच में तो नाम फिर तो आपके विचारों में गहराई बहुत मिलेगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। जी 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 जी, सर। थैंक यू। तो क्या कहेंगे सर, जो अभी रोजगार की समस्या सबसे बड़ी तो हम्म, छात्रों के प्रति, और जो भी वैकेंसी आती हैं हम्म, तो वो वैकेंसी में भी बहुत लंबा समय जाता है। एग्ज़ाम यदि होते हैं तो एग्ज़ाम में धांधली, बहुत ध्यान सारी देना चाहिए। चीज़ें, और उस हर एक एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करना पड़ा छात्रों बिल्कुल। को। देखिए, एक चीज़ मैं आपकी सुधार करना चाहूँगा। आपने कहा कि एसएससी का आंदोलन। हम्म, सच ये है कि ये एसएससी का आंदोलन प्रिटेंड हो गया, जी जबकि ये एसएससी का नहीं, ये एग्ज़ाम रिफॉर्म का आंदोलन है। जी और ऐसा इसलिए भी हो गया क्योंकि जो एसएससी को पढ़ाने वाले टीचर थे वही मोस्टली डिटेन हुए थे उस दिन, चाहे वो नीतू मैम हो, अभिनय सर हो, या बाकी टीचर्स जो हैं, ये वही टीचर थे जो एसएससी को पढ़ाने वाले टीचर थे। तो इस वजह से ये पूरे का पूरा आंदोलन मीडिया में कहीं ना कहीं ये गलती हो गई कि इसको एसएससी के लिए बोल दिया गया, जबकि हम पूरे एग्ज़ाम रिफॉर्म के लिए बात कर रहे हैं। हम रेलवे के लिए भी बराबर बात कर रहे हैं, हम एसएससी के लिए भी बराबर बात कर रहे हैं। हमारी जो पहली मांग है वो एग्ज़ाम रिफॉर्म में केवल एक यही है, आप वैकेंसी कम आती कम निकालिए, हम उसमें आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जितनी वैकेंसी आती है उसको टाइमली, प्रॉपरली एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। ना तो कोई पेपर लीक होना चाहिए, ना किसी बच्चे पे आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से हाथ उठना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप राजस्थान के बच्चे का सेंटर अंडमान डाल दें, जम्मू कश्मीर के सोफिया ज़िले का एक ब्लाइंड बच्चा जिसका सेंटर आपने दिल्ली डाल दिया। कैसे संभव है ऐसे बच्चों के लिए कि जम्मू कश्मीर में सोफिया डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली आना, एक ब्लाइंड बच्चे के लिए उसको कितनी तरीके की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, आप सोच सकते हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि जो लोग इस चीज़ की देखरेख कर रहे हैं शायद वो उतने संवेदनशील हैं नहीं, या वो उतनी इमोशनली कनेक्ट है नहीं बच्चों से, इसीलिए शायद उनको इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर, एग्ज़ाम में अभी कमी देखने को मिल रही है, जब
कि इससे पहले से भी ऐसा लग रहा था कि हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? नहीं, रेलवे में तो इन्होंने भर भर के कमियां की हैं। और मैं आपके ही इस चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि टीसीएस वापस लाओ। नहीं, हम ये नहीं चाह रहे हैं। हम ये जरूर चाहते हैं कि एडिक्विटी हटाओ, टीसीएस लाओ, ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है एग्ज़ाम ठीक से टिकवाओ, एग्ज़ाम ठीक से करवाओ, उसके लिए जो ज़रूरी हो वो सब साधन बनवाओ। क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम तो टीसीएस ही ले रही है। और वहाँ कितनी ब्लंडर मिस्टेक हुई है। साइको के पेपर में क्या दिक्कत होती है कि एक फ़ोटो आती है और उस फोटो के बिहाफ पे फिर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं कि सिस्टम से वो फ़ोटो ही हट जाती है और सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके सेंटर्स, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि टीसीएस जब है तो रेलवे में हर 50 किलोमीटर पे बच्चे को सेंटर मिल गया। नहीं, रेलवे में भी इससे बुरी हालत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक फ़ोटो मेरे पास आई हुई है। एक बच्चा था, अब हमारे साथ बच्चे जुड़े रहते हैं, मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा। जी जी। एक बच्चा था राजस्थान का, उसका उदयपुर सेंटर डाला गया। हाँ जी। मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट देता हूँ। सर जी, एनटीपीसी का एग्जाम सेंटर 468 किलोमीटर दूर दिया है। क्या हो गया है रेलवे को? अब आप ये देखिए, इस बच्चे ने गूगल मैप की लोकेशन डाली है, 8 घंटे 34 मिनट का रास्ता है। अब ये इतना रास्ता तय करेंगे, और ये बेरोजगार बच्चे हैं, इनके पास रोजगार नहीं है कि एसएससी चेयरमैन साहब की तरह 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह आ रही है, जो वो ये कह रहे हैं कि अरे हम तो 3rd क्लास ट्रेनों में घूमते थे, हम तो ऐसे चले जाते थे, हम तो बिना रिजर्वेशन के चले जाते थे। ये बेरोजगार बच्चे हैं। इनके जो माँ बाप हैं, इनके माँ बाप वो नहीं है जिनके बिजनेस है। इनके माँ बाप वो हैं जो बेचारे के किसी के रिक्शा चलाते हैं, कोई मूंगफली बेचता है, कोई खेतों में मजदूरी करते हैं। इनके लिए फॉर्म की फीस जमा करना बड़ा काम है, 400-500 रुपये फॉर्म की फीस देना बड़ा काम है, कोचिंग कराना बड़ा काम है। ऑफलाइन में कोचिंग है 50-50 हज़ार, लाख रुपए फीस है। ये तो हम जैसे प्लेटफॉर्म है, कैरियर जैसे प्लेटफॉर्म, जो 99 रुपये में सब कुछ तैयारी करा रहे हैं आपको रेलवे की। इन बच्चों से जब आप 8 घंटे 24 मिनट का रास्ता तय करवाएंगे तो उस रास्ते पे जो खर्चा आएगा वो इस माँ बाप की कमर तोड़ देगा ऐसे बच्चों की। तो ये कमियां एसएससी की नहीं है, ये टीसीएस की है, रेलवे का एग्जाम है और बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं। इसीलिए तो हम तड़पते हैं, क्योंकि ये बच्चे अपनी भावनाएं हमें बताते हैं। आप देखिए मेरा फोन खोल के, डेली का करीबन 1000 से ज़्यादा मैसेज बच्चों के आते हैं। और डेली समस्याओं के बच्चों के। अच्छा, हमारे साथ क्या दिक्कत है कि हम इन बच्चों की वो देख भी नहीं सकते, मतलब इनको सबको जवाब भी नहीं दे सकते। ये नंबर है, आप लिखिए, इस बच्चे से बात करिए, इनको क्या समस्याएं हो रही हैं। और आप देखेंगे कितने अनरीड मैसेज लगातार हैं, मतलब दिन के 1,500 मैसेज अनरीड होते हैं। तो जब हम इन बच्चों की समस्या पढ़ते हैं ना, तो कई बार ये कहता है कि यार कितनों की पढ़ें, हर समस्या बिल्कुल अलग आती है। आपको मैं दिखाता हूँ मैसेज कि किस तरीके से बच्चे परेशान इमोशनल करते होंगे ये सब। आप देखिए ना, बच्चे जिस हिसाब से भेजते हैं मैसेज, आप पढ़ के चौंक जाएंगे। ये देखिए, ये बच्चे का भेजा हुआ मैसेज है। सर जी नमस्ते, एग्ज़ाम तो हंस दिया है, क्वेश्चन को कुछ भी लेवल नहीं है, मतलब एग्ज़ाम तो आसान दिया है, लिखते भी लैंग्वेज ऐसे है। सेंटर तो ठीक था इंफ्रा के मामले में, बट यानी इंफ्रा के मामले में सेंटर ठीक था, बट जो एक प्रॉब्लम था टीसीएस का वो नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, स्टाफ अनट्रेंड है, देख कर तो ऐसा लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आए हुए हैं। सिस्टम की क्या ये प्रोसीजर है कि कुछ भी नॉलेज नहीं है इनको। एक कैंडिडेट गुटखा खा रहा था एग्ज़ाम के टाइम पे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। देख कर तो ऐसा फील हो रहा है कि हम तो बस नाम के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर में एंटर से लेकर एग्जिट तक किसी ने आधार कार्ड भी नहीं देखा वेरिफिकेशन के लिए। ये नंबर है, मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट दूंगा और आप लगाना इस इंटरव्यू में। ये वेंडर चेंज होने के बाद ये सिक्योरिटी की भी समस्या देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी की मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप देख के हैरान रह जाएंगे कि जो वेंडर हैं वो सिगरेट पी रहे हैं। बच्चों ने मेरे को वीडियो भेजी है। अब देखिए, ये यहाँ पे ये जो चेक करने वाला है, इसके हाथ में सिगरेट है। आप देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये नया लड़का है, मेरे को 15-16 साल का लड़का लग रहा है। 16 साल। और ये चेक करेगा इन बच्चों को आधार कार्ड। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से पूरा पेपर ही मैनेज होने लग रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि सरकार या ये चेयरमैन साहब इन बातों को समझ पाते हैं। अच्छा, हमें दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास रोज के ऐसे मैसेज होते हैं। बच्चों को ये लगता है कि हम अपने टीचर को बोल दे रहे हैं तो इसका ना टीचर प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, जबकि टीचर भी एक लिमिटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगा।
हमने कभी नहीं कहा बच्चों को कि आप आओ जंतर मंतर पर या इधर आओ और आप पिटाई खाओ। हम एफआईआर करवा ले रहे हैं अपने नाम पे, हम पिटकुट भी ले रहे हैं, सब कुछ हम देख ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सिर्फ ये कह देना एसएससी चेयरमैन का कि हाँ पहली बार एडुकेटी ने एग्ज़ाम कराया है तो कुछ छोटी मोटी समस्याएं आई हैं, और सिर्फ 53,000 बच्चे ही इससे प्रभावित, सिर्फ 53,000 बच्चे इससे प्रभावित हैं सिर्फ। तो उससे क्या है कि देखिए, अगर मैं महलों में रहता हूँ तो मुझे थोड़ी पता है झोपड़ी का दर्द। बिल्कुल। अगर मेरे लिए 20 आदमी काम पे लगे हों और पूरे दिन कमर तोड़ के जी सर जी सर जी सर करने में लगे हुए हैं, तो मैं थोड़ी जानता हूँ प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम तो तब पता चलेगी जब कोई सामने आंखों से आंखें मिला के आपसे सवाल पूछ लेगा, और वो हिम्मत हमारी मीडिया में है नहीं किसी में कि वो सवाल पूछ लें। तो ब्लंडर बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चे बुरी तरीके से डिप्रेस होते हैं। लेकिन हम भी मतलब तभी हमारी भी कमी समझिए, हम भी तभी आवाज़ उठाते हैं जब समस्या बहुत एक्सट्रीम हो जाती है। इतने सारे बच्चे जब ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो वो डिमोटिवेट भी हो रहे हैं कि अब एग्ज़ाम की तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऐसे हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें अनफेयर तरीके से लग रहे हैं कि पेपर हम कब रोज़गार ले पाएंगे, कब हमारी नौकरी लगेगी। क्या कहना चाहेंगे आप सर? सर सच बताऊं मैं आपको, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है राकेश यादव के नाम से ही। जी। मैं उस इंस्टाग्राम पर रोज़ एक मोटिवेटेड रील बनाता हूँ। मैं कोई इधर फालतू की रीलें नहीं बनाता बकवासबाजी की, मैं सिर्फ कंटेंट की रील बनाता हूँ, मोटिवेशन की। लेकिन बनाते वक्त ना खुद बहुत डर लगता है कि हम जिन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपनी तैयारी जारी रखें, मेहनत करते रहें, मेहनत का ही फल मिलना है, मेहनत ही जीतती है। मैं हर जो रील बनाता हूँ, जो स्टोरी बताता हूँ, कहानियाँ बताता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उसमें हर एक में मैं यही बता रहा होता हूँ कि आप विषम परिस्थितियों में भी जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन सच बात ये कि कई बार बनाते बनाते मैं अपने आप से बेईमान हो जाता हूँ। मुझे खुद ये पता है कि इस भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना इन बच्चों के लिए आसान नहीं है। खुद कई बार रोना आता है कि मैं ये बना रहा हूँ, ये मुझे बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि पढ़ो, अपनी मेहनत करो, मेहनत से आगे बढ़ोगे, लेकिन बढ़ने दिया नहीं जा रहा है। तो बच्चे डिप्रेस हैं, मैं इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। हम खुद पे क्या महसूस होती है हमें, मैं उस बात को भी जानता हूँ। मैं भी 3 बच्चों का पिता हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो भी इन्हीं सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे। अभी छोटे हैं, उस उम्र में नहीं है, लेकिन एक वक्त के बाद तो करेंगे। तो ये कह पाना, अपना चेहरा लेके नज़रें मिलाना इस कैमरे से और ये कहूँ मैं कि आप तैयारी करते रहें, मेरे अंदर मेरे बच्चों अब वो हिम्मत नहीं है इस खराब व्यवस्था को देखकर। फिर भी अगर मुझे नज़रें झुका के कहना पड़े तो मैं यही कहूँगा आँख बंद करके आपको कि मन करके पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऊपर वाला अगर है तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, मैं सिर्फ यही कहूँगा। सर इसी परिस्थितियों से आप भी शुरुआत जब आपकी हुई तो थोड़ा अपने बारे में सर, शुरुआत से जैसे यही स्टूडेंट एस्पिरेंट आप भी रहे हैं, कैसा क्या रहा सर? देखिए, हम भी इसी गरीबी से निकले हैं, लेकिन मेरे माँ बाप इतने सक्षम ज़रूर थे कि उन्होंने मुझे ना सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया था। मैं इतना खुशनसीब ज़रूर था कि मेरे माँ बाप इतने समझदार थे कि उन्होंने हमारी पढ़ाई जो सरकारी स्कूल में कराई, उसको कभी रोका नहीं कि आप कोई काम धंधा करना शुरू करो, नहीं। पढ़ने के लिए हमेशा कहते थे। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, सरकारी कॉलेज से पढ़ाई की, लेकिन ये सौभाग्य मिल गया कि पढ़ने का मौका मिला। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे देखता हूँ, मैंने एक रील बनाई मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, उस पे करीबन 60 मिलियन व्यू हैं उस एक रील पे। उसमें मैंने दिखाया कि एक भट्टे पे बच्चा है 8 साल का, 9 साल का, और वो ईंटें ढोने लग रहा है। कम से कम हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे माँ बाप ने रोटी ठीक से टाइम पे दे दी और पढ़ने के लिए, सोचने के लिए वो परिस्थितियाँ दे दी। उसमें तो मज़ा आया हमें। तो मेरा स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। अब मैं बिहार में गया था थोड़े दिन पहले, विपिन मुखिया जी के चुनाव लड़ रहे थे उस प्रचार में, तो मैंने वहाँ की परिस्थितियाँ देखी कि बहुत बुरे संघर्ष से बच्चे गुजर रहे हैं। तो उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को कभी ये कहा ही नहीं कि मैंने कोई संघर्ष किया, क्योंकि अगर मुझे खाना टाइम पे मिल गया, मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई रुकवाई नहीं इसलिए कि भाई तू कमा के ला 2 पैसे ताकि घर की रोटी चले। मेरे माँ बाप ने मुझे वो माहौल तो दे दिया ना कि पढ़ लो।
तो मेरा संघर्ष कुछ नहीं है, मैं बहुत सही जगह हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। दुख उन बच्चों का है जो बिहार में बहुत गरीबी में रह रहे हैं और उनके लिए समस्याएं ये है कि रोटी का जुगाड़ करना पड़ता है और फिर भी वो पढ़ रहे हैं। एक बच्चा आप देखेंगे इसी जहाँ ये हमारा ऑफिस है, इसी में कितने ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी कर रहे हैं हमारे पास। वो आते हैं सिर्फ इसलिए कि सर कोई मौका दे दो कि बस रोटी मिल जाए, कोई काम करा लो। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो रोज़गार के लिए तलाश में हैं और ऐसा रोज़गार मिल जाए कि 6-7 घंटे नौकरी कर लें और उससे इतना पैसा मिल जाए कि पढ़ाई कर लें, किसी रूम में रह के वो व्यवस्था बन जाए। तो हमने तो संघर्ष किया ही नहीं, हमने तो जीवन के मज़े काटे हैं। अगर हमें रोटी टाइम पे दे दी मेरे माँ बाप ने, तो मुझे लगता है हमने तो मज़े लिए जीवन के। जो असली संघर्ष है वो हमने झेला ही नहीं। और मैं जब बिहार गया और बिहार के बच्चों का दर्द देखा, उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मैं ये शब्द अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा कि मैंने बड़े संघर्ष किया और मैंने बड़ी तपस्या करी तब मैं आज इतना मुकाम पे पहुँचा हूँ। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। सर, तो अब आगे की प्लानिंग क्या है? अब जैसे छात्रों का ये भी कहना है कि अभी जो 31 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट देखने को मिला है शांतिपूर्वक, अब क्या है ये प्लान, इसका आगे की रणनीति क्या है? छात्रों की मांग भी है, बहुत सारे छात्र ये भी कह रहे हैं कि अब क्या होने वाला है? देखिए, हमारा पहला जो उद्देश्य था ना, वो सिर्फ ये उद्देश्य था कि हम 31 जुलाई को अपनी बात डीओपीटी मंत्रालय तक पहुंचा दें, मंत्री साहब से मिलें और एग्ज़ाम रिफॉर्म को लेकर हम अपनी बातें रख दें। लेकिन उस बीच में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। तो उससे एक उद्देश्य तो हमारा हासिल हुआ कि जो बात हम केवल डीओपीटी मंत्री साहब को बताना चाह रहे थे, वो बात हमने हर आदमी को बता दी। दूर दूर पे ये हमारा 1000 किलोमीटर दूर सेंटर डालते हैं, हमने 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर के इलाकों तक बता दी। अरे भारत में आवाज़ पहुंच गई, आम जन इस चीज़ को जान गया कि हाँ, सच में हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। देखिए, जिन बच्चों पे बीत रही है वो तो जानते ही थे इस चीज़ को, लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं था, अब उन लोगों को पता चला कि ये सिस्टम कितना गलत तरीके से, भ्रष्ट तरीके से ऑपरेट हो रहा है। ऐसी जगह सेंटर डाले गए हैं। आप देखिए कि किस जगह सेंटर डाले गए हैं। आप इनको ज़रूर इस वीडियो में दिखाइए कि सेंटर की हालात कहाँ हैं, कि हम सेंटर ऐसी जगह डाल रहे हैं। ये देखिए 80-85 साल की औरत है जो सेंटर की सिक्योरिटी में लट्ठा लेके खड़ी हुई है। बस ये इस लेवल पर सिक्योरिटी होगी तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। मतलब ये हालात है एसएससी के। अगर इस तरीके से टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, ये देखिए, मतलब ऊपर बैंक्वेट हॉल है और ऐसी जगह पे, या देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, झोपड़ियाँ हैं और झोपड़ियों में इन्होंने एग्जाम सेंटर डाले हुए हैं। ये अभी एसएससी वाले एग्जाम? हाँ, अभी एसएससी वाले एग्जाम हैं। एडिक्विटी का तो दिक्कत तो यहाँ यही हुई ना कि बच्चों के पास समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। प्रयागराज से 300 किलोमीटर दूर एक सेंटर था और खेतों में सेंटर था और मेन रोड से 20 किलोमीटर अंदर सेंटर था। और बड़ी बात यह कि वहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। बच्चे जब पेपर देने गए तो किस तरीके से पहुंचे होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। वो वीडियो वायरल हो रहा है जो कीचड़ में से जा रहे हैं। आप देखिए लैब की हालात, अगर बच्चे, आम लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो को, तो हालात ये कि बरसात में सिस्टम कंप्यूटरों पे पानी गिर गया, तो जो ड्रायर नहीं होता जिससे बाल सुखाते हैं अमीर लोग, उस ड्रायर से वो कीपैड सुखा रहे, कंप्यूटर सुखाने लग रहे हैं। और पेपर 5 से 6 का है लेकिन कंप्यूटर भीग गए हैं, तो रात 10-10 बजे तक लड़कियां सेंटरों से बाहर आ रही हैं। आप सोचिए, आपके घर से 500 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह सेंटर डाल दिया जाए जहां सीधे सीधे पहुंचने का रास्ता ना हो, और अगर वहां आप ये काम करेंगे तो कैसे समझ लें कि सिस्टम ठीक है? हम कैसे आंख उठा के कह दें कि हमने संघर्ष किया है? नहीं, हमने संघर्ष नहीं किया। असली संघर्ष ये बच्चे करने लग रहे हैं। हम तो बस इन संघर्षों को एक आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों ने ही हमारा ये मंच तैयार किया है। इन बच्चों ने ही हमारे यूट्यूब पे इतना बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म बनाया है कि इंडिविजुअल टीचर के रूप में आज भारत में सबसे बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म मेरा बना है ना? तो इन बच्चों ने ही बनाया है, तो सब इन्हीं की बदौलत है। तो हम कर रहे हैं कोशिश। बच्चे हमने बिल्कुल नहीं बुलाए हैं, ना पहले बुलाए थे, ना अब बुलाएं, ना आगे बुलाएंगे। अभी जब तक नहीं बुलाएंगे, जब तक हमें ये पता चल जाएगा कि अब हमसे बात नहीं बनेगी, अब हमें सड़कों पर उतरकर ताकत दिखानी होगी। जब तक सभ्य तरीके से ताकत दिखाई जा सकती, हमने वो ताकत दिखाई है, आगे भी दिखा रहे हैं
और उससे आगे का भी प्लान कर रहे हैं। अच्छा, 6 अगस्त का क्या कैसा मामला है सर? 6 अगस्त को अभिनय सर के मार्गदर्शन पे ये मुहिम है और उन्होंने अपील की है कि 150 लोग ही बैठेंगे और शायद उनको परमिशन मिल गई होगी 150 लोगों की, वो कोशिश में हैं। और उसमें करिए वो ये रहे, उन्होंने जो अपील की है कि भाई 150 लोग बैठेंगे, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आए, पक्ष और विपक्ष दोनों के आए, बड़े बड़े शिक्षाविद आए, बड़े बड़े टीचर्स पहुँचे, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो IAS IPS हैं, जो रिटायर्ड हैं और वो बच्चों की आवाज़ उठाते हैं, देश की मेन मेन मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं, तो वो सब लोग आएँ, ऐसा प्लान है। लेकिन पूरी जो इसकी जानकारी वो अभिनय सर ही दे पाएंगे। सर, अंतिम मैसेज और सुझाव एज ए टीचर आप सर सभी फॉलो करते हैं, सब एस्पिरेंट आपको जानते हैं, आपसे मार्गदर्शन लेते हैं, तो अंतिम मैसेज सुझाव आपकी तरफ से। जैसे आपके चैनल का नाम है ना स्टूडेंट प्रेप, तो मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट प्रिपेयर होते रहें, अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहें। एक वक्त ज़रूर आएगा जब ये अंधेरा छटेगा और जिस दिन ये अंधेरा छटेगा उस दिन आपकी मेहनत की कीमत आंकी जाएगी कि आपने कितनी मेहनत की। मैं ये कहते वक्त मेरा गला भी भर रहा है इस बात को, मैं समझता हूँ इस बात को कि आपके लिए ये आसान नहीं है ये सारी परिस्थितियाँ देखने के बाद, लेकिन फिर भी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब वक्त लगे तो अपने दिलों से उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहें, उन लोगों के लिए दुआएं देते रहें जो आपके लिए लड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, थैंक